ट्वेल्थ का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट और सबसे ज़्यादा मार्क्स वाला टॉपिक है आपका ऑप्टिक्स, और सबसे ज़्यादा टाइम टेकिंग चैप्टर भी। तो सारे पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पोर्टेंट है, टाइम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और आसान भी लगभग उतना ही है। तो सब कुछ ठीक ठाक ही है इसमें। ऑप्टिक्स में हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं कि लाइट जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं उसकी प्रॉपर्टी, ठीक है, उसी की प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में कंप्लीटली। वो कैसे बिहेव करता है, कैसे एक्ट करता है, ये सब सारी बातें हम लोग इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। इसे दो हिस्सों में हम लोग पढ़ेंगे। एक होगा लाइट का जो नेचर है उसके बेसिस पे, इसे एक रे ऑप्टिक्स कहलाएगा, जो कि आसान है और जल्दी में हम लोग खत्म करेंगे इसे शॉर्ट में, क्योंकि ये किया हुआ टॉपिक है, पहले भी आपने इसे पढ़ रखा है। कुछ कुछ चीज़ें हैं जो हम लोग पहले नहीं पढ़े, जैसे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में कुछ चीज़ें, और रिफ्लेक्शन से रिलेटेड भी कुछ चीज़ें जो हम लोग पहले नहीं पढ़े हैं, उसे कंटिन्यू करेंगे। और फिर होगा आपका वेव नेचर, जो हम लोग वेव ऑप्टिक्स में पढ़ेंगे, इंटरफेरेंस वगैरह ये हम लोग इसमें करने वाले हैं। क्लियर? दो तीन इंपॉर्टेंट बातें लाइट के बारे में कि लाइट है क्या, फॉर्म ऑफ एनर्जी ही तो है, फॉर्म ऑफ एनर्जी। पहली बात देखो, फॉर्म ऑफ एनर्जी कहने का मतलब ये हुआ यहाँ पे कि एनर्जी ओरिजिनल फॉर्म में आपके पास अवेलेबल तो है नहीं, किसी न किसी फॉर्म में ही एनर्जी हमें मिलेगी, चाहे वो साउंड एनर्जी हो या कोई भी एनर्जी तुम देखो तो उसका ओरिजिनल फॉर्म कुछ और ही हो रखा होता है। लाइट भी फॉर्म ऑफ एनर्जी है, ठीक है, जो कि छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बने होते हैं। नहीं, ये जो लाइट होता है वो मिलके बना होता है, कैसे? छोटे छोटे पार्टिकल से, जिसे आप फोटोन कहें, या उसे ही हम लोग इस थ्योरी को कहते हैं क्रॉपस्कुलर थ्योरी। दिया गया था न्यूटन ने, क्योंकि न्यूटन उस वक्त जो काम कर रहा था वो बिल्कुल पार्टिकल, हर चीज को वो पार्टिकल की तरह ट्रीट करता था। इवन उन्होंने लाइट को भी पार्टिकल की तरह ही ट्रीट किया, जैसे वो गेंद पे काम कर रहा था उसी तरह से ये लाइट के भी छोटे छोटे पार्टिकल्स में उन्होंने अपने काम को करने स्टार्ट करे। तो लाइट का जो छोटा छोटा क्रॉपस्कुलर माना उन्होंने, क्रॉपस्कुलर मतलब होता है छोटा छोटा इलास्टिक स्फीयर, ठीक है। तो वहां से उन्होंने एक थ्योरी दी, जिससे एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात निकल के सामने आई कि लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन पाथ में ट्रेवल करता है, ठीक है, ऑलवेज ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन पाथ। और ये किसने कहा था? लाइट। किस थ्योरी के रिगार्डिंग? क्रॉपस्कुलर थ्योरी। ऐसा ही कुछ स्पेलिंग है इसका, क्रॉपस्कुलर। ये क्रॉपस्कुलर होता क्या है? ये बहुत ही स्मॉल, जिसको आप टैनी कह सकते हैं, टैनी इलास्टिक स्फीयर होता था ये। आई बात समझ में? और इस वजह से क्या इलास्टिक टर्म यहाँ ये मतलब हुआ कि अगर तुम इसे, जैसे कि मान लो अगर इसे तुम ये ऐसे होते रहता है, जो ये नेचर तुम्हारा क्या, स्पंज वाला बॉल को कंप्रेस करते हो फिर एक्सपेंड कर देता है, ये नेचर इलास्टिक कहलाता है एक तरह से। और इस वजह से क्या होता है कि ये लाइट ना हर डायरेक्शन में इमिट कर पाता है, और स्ट्रेट लाइन पाथ में, क्रॉपस्कुलर थ्योरी के अकॉर्डिंग। ज्यादा डिटेल्स में बात नहीं करेंगे थ्योरी के लोहे की। दूसरी बात की है तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और लाइट को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहा गया है। इसका ये मतलब हुआ कि वो सारे वेव्स जिसे ट्रेवल करने के लिए मीडियम नहीं चाहिए होता है, डज नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम। कोई भी मटेरियल मीडियम के लिए, कोई भी मटेरियल मीडियम लाइट को ट्रेवल करने के लिए नहीं चाहिए होता है। और अगर ये मान लो किसी मीडियम में से हो के ट्रेवल करेगा तो कौन सा वेव नेचर शो करेगा? तो ये ट्रांसवर्स वेव नेचर शो करेगा। आपको पता है कि दो तरह के ऐसे वेव्स होते हैं जनरली। मैकेनिकल वेव की बात अगर हम करें तो दो तरह के होते हैं, एक होता है लॉन्गिट्यूडनल और एक होता है ट्रांसवर्स, ठीक है। तो ये जो लाइट है ना, ये लॉन्गिट्यूडनल नहीं
ट्रांसवर्स है, जैसे साउंड आपका लॉन्गिट्यूडनल हो गया, लेकिन लाइट वेव्स जो है अगर वो किसी मीडियम से होके गुजरे, वैसे गुजरने के लिए इसे मीडियम नहीं चाहिए होगा, लेकिन जब ये किसी मीडियम से पास होगा तो कौन सा नेचर शो करेगा? ट्रांसवर्स नेचर। तो कहीं पे अगर आपको ये लिखा हुआ मिले कि ये अगर किसी मटेरियल मीडियम से होके गुजर रहा है तो कौन सा वेव नेचर शो करेगा? तो कौन सा करेगा? ट्रांसवर्स। ठीक है, ट्रांसवर्स वेव नेचर ये शो करेगा। ट्रांसवर्स वेव किसे कहते हैं, याद है आपको? ट्रांसवर्स वेव में मोशन कैसा होता है? बैक एंड फोर्थ, जिसको आप टू एंड फ्रो भी कह सकते हैं, है ना, आगे पीछे वाला मोशन। और लॉन्गिट्यूडनल में होता है ऐसे वाला मोशन। मतलब इसमें क्या होता है कि अगर मीडियम की प्रोपगेशन का डायरेक्शन के अलोंग ही जो पार्टिकल्स होते हैं उसके वाइब्रेशन का डायरेक्शन होता है, इसीलिए इसे ट्रांसवर्स कहा जाता है। ये कुछ बेसिक बातें हो गई। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इसकी स्पीड कितनी होती है? सबसे ज्यादा, मतलब लगभग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसीलिए इसे फास्टेस्ट मैसेंजर कहा जाता है, रैपिड मैसेंजर ऑफ द यूनिवर्स। आइंस्टाइन साहब कहते हैं इनको स्पीड, क्योंकि इससे ज्यादा स्पीड किसी की मापी नहीं गई। ये स्पीड आता है मैक्सवेल वेव इक्वेशन से, जो हम लोग देखेंगे। ठीक है, मिटाई से। चलो बात करते हैं एक और, जैसे ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होते हैं, जैसे आपने देखा होगा या सुना भी होगा कि सन से जो रेडिएशन आ रहा होता है वो रेडिएशन एक तरह से क्या है, उस रेडिएशन में ढेर सारे पार्ट्स होते हैं जिसको हम लोग कहते हैं एक तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, या वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है। उसमें छोटे वेवलेंथ वाले, बड़े वेवलेंथ वाले, सारे वेवलेंथ वाले लाइट रे होते हैं। उसमें से क्या होता है कि ये मान लो सन से जो लाइट आई, सन से जो लाइट इंसिडेंट होती है, इसमें हर टाइप के रेडिएशन होते हैं। ठीक है, अल्फा ये गामा वेव्स इसमें होता है तुम्हारा, नहीं शॉर्ट रेंज वेव्स भी आ जाता है जिसको माइक्रोवेव्स कहते हैं, वो भी आता है तुम्हारा। अल्ट्रावायलेट आ गया तुम्हारा। इसमें एक छोटा सा पोर्शन होता है, इसके अलावा जो भी वेव्स होते हैं ना, एक रेंज होता है, इस रेंज से इधर जितनी भी वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी वाली लोग होते हैं, वेव्स होते हैं, वो हमारी आंखें को सेंस नहीं करता है, इनसेंसिटिव होता है। और कुछ शॉर्ट रेंज वाला भी हमारा आंख इनसेंसिटिव होता है। तो ये बीच वाला कुछ पार्ट स्पेक्ट्रम का बच जाता है जिसको हमारी आंखें सेंस कर पाती है, जिसे हम लोग कहते हैं विजिबल पोर्शन। ये कंप्लीट जो एक पट्टी बनती है, इसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहा जाता है, जो आप ईएम वेव्स में पढ़ते हैं। ईएम वेव में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वाले टॉपिक में इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को ही पढ़ा जाता है। इसकी स्टडी करती है कि किसका वेवलेंथ कितना होता है, किस रेंज पे लाई करता है। तो हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम नहीं पढ़ रहे हैं। उसमें जो ये विजिबल वाला पार्ट है ना, वो होता है, आपको उसकी स्टडी हमें करनी है, जिसको आप लाइट कह सकते हैं, जो आपको मेनली स्टडी करनी होती है इस वाले पार्ट की, इस टॉपिक में। क्लियर? जिसमें आपके विजुअल वाले सारे कलर आ जाते हैं, सारा सनलाइट मेनली हो गया। ठीक, तो होता क्या है कि आपको ऑप्टिक्स में कौन कौन सी फिनोमेना पढ़नी है। तो रे ऑप्टिक्स में हमें जो फिनोमेनाएं पढ़नी है वो है आपका पहला रिफ्लेक्शन। होता क्या है, देखो मान लो ये कोई सरफेस है, इस सरफेस पे जब लाइट इंसिडेंट होगी तो तीन बातें हो सकती है। या तो ये सरफेस इसे अलाउ कर दे, चले जाओ, इसको हम लोग कहते हैं रिफ्रैक्शन। ठीक है, दूसरा ये हो सकता है कि ये सरफेस इसे रिटर्न कर दे, तो ये फिनोमेना कहलाती है रिफ्लेक्शन। तो रे ऑप्टिक्स में मेनली हमें रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन की ही स्टडी करनी है। क्लियर? तो शुरू करते हैं पहला रे ऑप्टिक्स का, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखो रे ऑप्टिक्स कंप्लीटली इस कंसेप्ट पे बेस्ड होता है कि लाइट के पास ये टेंडेंसी होती है कि वो स्ट्रेट लाइन पाथ में ट्रेवल करेगी, और इसी बात को मान के रे ऑप्टिक्स के सारे कंसेप्ट बनाए गए हैं कि लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन पाथ। इस पे कंप्लीट आपका जो रे नेचर ऑफ लाइट, जिसको पार्टिकल नेचर भी कहा जाता है, कि भाई किसी गेंद को आप अगर फेंकोगे तो वो सीधा ही जाएगा, पार्टिकल है वो। ये रे ऑप्टिक्स कंप्लीट पार्टिकल थ्योरी पे बेस्ड है, जो कि न्यूटन साहब ने दिया था।
और वो कहता है कि कोई भी पार्टिकल को फेंकोगे तो वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगा जब तक उस पर कोई बीच में एक्स्ट्रा फोर्स नहीं लगे। तो उसी पे पूरा रे ऑप्टिक्स आपका बेस्ड होगा। और वेव ऑप्टिक्स जो है, जो आपको वेव नेचर ऑफ लाइट को शो करता है। लाइट के पास डबल नेचर होता है, एक रे और दूसरा रे मतलब पार्टिकल नेचर और दूसरा वेव नेचर। पार्टिकल नेचर को हम लोग रे ऑप्टिक्स में पढ़ेंगे और जो वेव नेचर है उसे हम लोग वेव ऑप्टिक्स में पढ़ेंगे। चलिए, इसमें सबसे पहली फिनोमेना आपकी होगी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये सब एकदम जाना पहचाना टॉपिक है, रिकैप करते हुए चलेंगे हम लोग एकदम शॉर्ट में। होता क्या है और इसमें जो भी कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से है या बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से है उसे थोड़ा डिस्कस भी करेंगे, जो डिस्कशन नहीं हुआ है। पिछले क्लासों में जो आपने रिफ्लेक्शन सीखा है उतना तो था ही, उतना तो करना ही है, लेकिन उसके अलावे भी जो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से या कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से है उसे भी हम लोग कवर करते चलेंगे इस टॉपिक में। ठीक है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का मतलब ये होता है कि जब भी किसी सरफेस पे, और ये सरफेस स्मूथ भी हो सकता है ना, और रफ भी हो सकता है, रेगुलर भी हो सकता है, इरेगुलर भी हो सकता है। ये सरफेस आपका स्मूथ हो या रफ हो, या आप कह सकते हैं स्मूथ को आप रेगुलर भी कहा जाता है, रेगुलर हो या इरेगुलर हो, कुछ भी हो सकता है। किसी भी टाइप के काहे ने सरफेस हो, उस पे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन वैलिड है आपका। क्लियर। ये कहता है कि जब भी लाइट किसी सोर्स से सरफेस पे, रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे, वो जरूरी नहीं कि मिरर ही हो, मिरर अच्छा वाला रिफ्लेक्टिंग सरफेस है इसलिए मिरर की बात की जाती है, अदरवाइज कोई भी सरफेस हो सकता है जिसमें नेचर हो रिफ्लेक्शन का, थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा चलेगा। तो लाइट जब किसी सरफेस पे इंसिडेंट होती है तो वो सरफेस उसे, उस लाइट को जहां से आ रही है, जिस मीडियम से वो आती है उसी मीडियम में उसे रिटर्न कर देती है, और ये फिनोमेना कहलाती है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इंसिडेंट रे, सोर्स से आने वाली लाइट रे को इंसिडेंट रे कहते हैं, सरफेस से रिटर्न होकर जो रे वापस लौटती है उसे रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। इस पॉइंट का नाम पॉइंट ऑफ इंसिडेंस होता है, काफी टाइम्स यूज होगा। अब यहाँ पे एक लाइन होता है जिसको हम नॉर्मल के नाम से जानते हैं, जो कि एक इमेजिनरी लाइन होता है, ड्रॉ किया जाता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे सरफेस के परपेंडिकुलर। सीख चुके हैं हम लोग। इस लाइन का इंपॉर्टेंस ये है कि ये बता देता है कि लाइट कितने एंगल से इंसिडेंट हुई है और कितने एंगल से रिफ्लेक्ट होने वाली है। क्लियर। तो ये फिनोमेना हो गई आपकी रिफ्लेक्शन की, और इसके दो लॉ होते हैं, जिनमें से पहला है, आपको पता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल कहाँ पे, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। नॉर्मल आप कहीं भी ड्रॉ नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पे आपने एक लाइन ड्रॉ किया जो कि सरफेस के परपेंडिकुलर है, लेकिन क्या ये नॉर्मल होगा? नहीं होगा। नॉर्मल तो है, सरफेस के परपेंडिकुलर है, लेकिन जिस नॉर्मल की जरूरत हमें है वो नॉर्मल ये नहीं, ये तो सरफेस के परपेंडिकुलर वाला हो गया। मतलब हम लोग उस नॉर्मल की बात करने वाले हैं जो नॉर्मल ड्रॉप तो किया जाए, लेकिन कहाँ पे? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे। और ये तीनों सेम प्लेन में होते हैं, जिसको आप कह सकते हैं आर को प्लेनर, एक ही प्लेन में होंगे। क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि अगर मिरर मान लो x, y और z, अगर मान लो मिरर को तुमने y z में रखा है, जैसे ये xy प्लेन तो ये yz प्लेन हुआ। अगर मिरर को तुमने yz प्लेन में रखा है तो लाइट किस प्लेन पे इंसिडेंट हो रही है? किस प्लेन पे इंसिडेंट हो रही है? xz प्लेन पे, सॉरी yz प्लेन पे, लेकिन किस प्लेन से? ये वाला प्लेन, लाइट इसी प्लेन में इंसिडेंट हो रही है ना। ये वाला प्लेन को आपने कह रखा है कौन सा वाला? yz। तो ये वाला जो प्लेन होगा, ये प्लेन तो xy प्लेन होगा। तो अगर इंसिडेंट रे xy प्लेन में है तो रिफ्लेक्टेड रे भी xy प्लेन में ही होगा, और नॉर्मल भी आप xy प्लेन में ही ड्रॉ करोगे। इसे ऐसे समझो, जैसे मान लो ये एक बोर्ड, एक प्लेन है, मान लो इस प्लेन का नाम है तुम्हारा x और ये प्लेन है तुम्हारा y। ठीक है, तो ये प्लेन हो गया z। तो लाइट आई z से किस प्लेन में गई? इस प्लेन में, मतलब ये प्लेन में इंसिडेंट कर रही है। इस प्लेन का नाम क्या होगा? x और z। तो अगर इंसिडेंट लाइट रे zx प्लेन में है तो रिफ्लेक्टेड लाइट रे भी zx प्लेन में होगी, इसी प्लेन में होगी, और नॉर्मल भी इसी प्लेन में होगा।
सेम, मतलब ये तीनों को प्लेनर होते हैं। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए ये मिरर है, नहीं ये लाइट इंसिडेंट हुई मान लो, ये लाइट मान लो ये नॉर्मल है और ये लाइट मान लो रिफ्लेक्ट हो गई। समझ पा रहे हैं? जैसे मान लो यहां पे नीचे मिरर है, ठीक है, यहां पे मिरर है, तो लाइट ये प्लेन जिस प्लेन में इंसिडेंट रे है उसी प्लेन में रिफ्लेक्टेड रे भी होगी और उसी प्लेन में तुम्हारा नॉर्मल भी होगा। या ये तीनों जो है ना, ये तीनों एक ही प्लेन में होने चाहिए। को प्लेनर का मतलब ये हुआ, समझ पाए? मतलब आप क्या करो, एक चाकू रखो नॉर्मल पे, अगर तीनों लाइट रे कट जाती है मतलब तीनों सेम प्लेन में होंगे। ऐसा नहीं कि लाइट इस प्लेन में है ना, ये अनदर प्लेन में आई रिफ्लेक्टेड है, अदर प्लेन में गई और नॉर्मल मान लो किसी अदर प्लेन में है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। हाँ, एक केस है जिसमें ऐसा होता है, वो हम लोग पढ़ते नहीं, सिलेबस में नहीं है। उसको हम लोग उस जैसे मान लो लाइट इस प्लेन से इंसिडेंट हुई और किसी दूसरे प्लेन से चली गई, तो ये जो रिफ्लेक्टेड लाइट रे है जो अदर प्लेन से पास आउट होती है, इसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे कहते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं, जो हम लोगों को फिलहाल नहीं पढ़ना है। ठीक है, आपको वही रिफ्लेक्टेड रे के बारे में स्टडी करनी है जो उसी प्लेन में हो। क्लियर? पहला। और उसके बाद अगला रूल क्या है, अगला जो सबसे फेमस ज्यादा पॉपुलर है, I इक्वल टू आर का। ठीक है, दूसरा नियम है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आई बात समझ में? ये जहां भी रिफ्लेक्शन होगा, चाहे सरफेस कहीं भी हो क्यों ना हो, सरफेस कैसा ही क्यों ना हो, लेकिन लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑलवेज वैलिड होगा। क्लियर है? आइए इसे कुछ इलिस्ट्रेशन से समझें। बेटा ऐसे देखो, जैसे मान लीजिए हमारा ये सरफेस है और ये सरफेस मान लीजिए स्मूथ है। लाइट जिस एंगल से इंसिडेंट हुई, ये बात ध्यान में रखिएगा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा मेजर कहां से होगा? नॉर्मल से। एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हम लोग हमेशा नॉर्मल से ही मेजर करेंगे। तो मान लो ये अगर 30 डिग्री से इंसिडेंट हुई तो ये क्या होगा? 30 डिग्री से रिफ्लेक्ट होगी। सरफेस स्मूथ है, डजंट मैटर। अगर मान लो सरफेस हमारा इरेगुलर है, क्या फर्क पड़ता है? लाइट जिस एंगल से आई, नॉर्मल तो एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे ड्रॉ किया जाता है ना, तो क्या करोगे? यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करोगे, तो इसका ये होगा रिफ्लेक्टेड रे। जिस एंगल से आएगी उसी एंगल से रिफ्लेक्ट होगी। आपका सर जैसे मान लो यहाँ पे अगर लाइट रे इंसिडेंट हुई होती तो आप क्या करते? यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करते ना सर। अगर लाइट रे इस पॉइंट पे इंसिडेंट करती तो यहाँ पे आपको एक टेंजेंट कर्व अगर है, आपको यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ता, ये हो गया, और इस हिसाब से ये रिफ्लेक्शन होता। अगर सरफेस हमारा रफ हो तो रिफ्लेक्शन इरेगुलर होता है, जिसको डिफ्यूज कहा जाता है। यहाँ पे जो रिफ्लेक्शन होता है, इस रिफ्लेक्शन का नाम डिफ्यूज रिफ्लेक्शन है। और इसी डिफ्यूज रिफ्लेक्शन की वजह से हमारी विजिबिलिटी बढ़ती। जैसे इस रूम में अगर रेगुलर रिफ्लेक्शन होता तो लाइट जहां से आती और जहां पे इंसिडेंट करती ना, आपको सिर्फ वही वाला पार्ट दिखता, लेकिन डिफ्यूज रिफ्लेक्शन की वजह से इस रूम के सारे कोने आपको दिखते हैं, क्योंकि लाइट हर तरफ बिखर के चली जाती। इरेगुलर रिफ्लेक्शन हो रहा है इस वॉल से, इस बोर्ड से, इस बेंच से, हर जगह से। तो लार्जर विजिबिलिटी के लिए डिफ्यूज रिफ्लेक्शन का होना जरूरी है। आई बात समझ में? ये हमें क्या प्रोवाइड करता है? हमारी विजिबिलिटी हमारी बढ़ जाती है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन की वजह से। क्लियर? एक और सरफेस ले लो। मान लो सरफेस आपका स्फेरिकल है या सर्कुलर है, क्या फर्क पड़ता है? आप लाइट को इंसिडेंट करवाओ जहां पे, उसी हिसाब से नॉर्मल, और उसी हिसाब से जैसे मान लो लाइट को आपने यहाँ पे इंसिडेंट करवाया, कोई बात नहीं, यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ होगा, मतलब यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ होगा, लाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट करेगी, आई इक्वल टू आर, यहाँ भी तो होगा। तो सरफेस कैसा भी क्यों ना हो, डजेंट मैटर। क्लियर? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हर जगह वैलिड है। समझ पाए? आइए, ये सब एकदम बेसिक चीजें हैं जो हम लोग पहले भी कर चुके हैं, लेकिन एक बार रिकैप करवा देते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि
अगर मान लो क्या हो, जब लाइट रेज इंसिडेंट ऑन सरफेस अलोंग नॉर्मल के अलोंग या परपेंडिकुलर टू दी सरफेस, सबका मतलब सेम ही हुआ, तो क्या होगा, रिफ्लेक्शन कैसा होगा। देखो ये कह रहा है कि भाई एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस से मान लो लाइट जो है ना रिफ्लेक्टिंग सरफेस से नॉर्मली फॉल कर गई, मतलब रिफ्लेक्टिंग सरफेस से परपेंडिकुलर फॉल कर गई। इसका मतलब लाइट सरफेस से कितने एंगल पे फॉल करी है, सरफेस से 90 डिग्री पे एंगल फॉल करी। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस में नॉर्मल ड्रॉ करोगे, क्या ये इसी लाइन पे होगा, तो बताइए एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो जाएगा, 0 डिग्री, क्योंकि ये इंसिडेंट लाइट रे नॉर्मल से कितना एंगल बना रही है, 0। तो इस हिसाब से एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा, सेम, I = R, 0 होना चाहिए। मतलब ये उसी पाथ से फिर वापस हो जाती है। दिस फिनोमेना इज नोन एज लाइट रिट्रेस देयर पाथ। कहा जाता है कि लाइट अपने पाथ को रिट्रेस कर देता है। एक मतलब तो यह हुआ कि जिस रास्ते से आएगी उसी रास्ते से चली जाएगी। इसका एक मतलब और निकल के आता है कि लाइट रिट्रेस देयर पाथ। क्या मतलब है इसे समझिए, ये वाला पॉइंट क्लियर है। लाइट रिट्रेस देयर पाथ का एक और एप्लीकेशन हमारे जिंदगी में आता है, और वो एप्लीकेशन क्या है ये समझिए। जैसे मान लो आपने रिफ्लेक्शन करवाया इस पाथ से और ये लाइट इस रास्ते से चली गई, आई बात समझ में। ये इंसिडेंट लाइट रे, ये रिफ्लेक्टेड लाइट रे। अगर आप लाइट को जिस रास्ते से ये लौट रही है ना उसी रास्ते से इंसिडेंट करवा दीजिए, समझिए, जिस रास्ते से ये वापस लौटी है उसी रास्ते पे लाइट को आप ना इंसिडेंट करवा दो, तो इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे ये है कि जिस रास्ते से ये आ रही थी उस रास्ते से वापस जाएगी। नहीं समझे, नहीं समझे, फिर से समझिए। ये कह रहा है कि भाई लाइट जिस रास्ते मान लो आई और वापस लौट के चली गई, तो वापस लौटने वाली रास्ते पे अगर लाइट इंसिडेंट होगी ना, वापस लौटने वाली रास्ते से अगर लाइट इंसिडेंट होगी तो वो जिस रास्ते से आई थी उस रास्ते से जाएगी। आई बात समझ में। ये तो फिर वही बात होगी कि मान लीजिए आपके घर से और मान लो आपका क्लास जाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, एक ही गली है, तो भाई जाने वक्त आप जिस गली को फॉलो करोगे वापस लौटने वक्त उसी गली से आओगे। अगर मान लो कभी ऐसा हुआ कि कोचिंग में ही आप रह गए 2 दिन तक, फिर वहां से आप जिस रास्ते से आओगे उसी रास्ते से फिर कोचिंग जाओगे, रास्ता कॉमन हो गया। इस फिनोमेना को कहा जाता है कि लाइट रिट्रेस नहीं देयर पाथ। लाइट अपने पाथ को रिट्रेस करने की कैपेबिलिटी रखता है। क्लियर, बहुत सुंदर। आइए अब मुद्दे की बात करें सवालों के साथ। यहां पे ये चीजें आपको बिल्कुल एकदम पकड़ के याद रखनी है। पहली बात कि अगर ये एंगल आई है और ये एंगल आर है तो आई बराबर आर तो होगा ही ना हमेशा। क्लियर। उसके बाद अगर तुम ध्यान से देखो तो ये पूरा एंगल कितना होता है 90, तो ये छुटका वाला एंगल कितना होगा 90 माइनस आई। ये पूरा एंगल कितना है 90, ये छुटका वाला एंगल कितना होगा 90 माइनस आर। तो बताइए अगर आई बराबर आर हो तो 90 माइनस आई बराबर 90 माइनस आर के नहीं होगा, आई बराबर आर होगा। इस एंगल को आप अलग से नाम थीटा दे दो। ये थीटा क्या हुआ, एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टिंग सरफेस या मिरर और इंसिडेंट रे का। तो जो एंगल इंसिडेंट रे और सरफेस के बीच होगा वही एंगल रिफ्लेक्टेड लाइट रे और सरफेस के बीच होगा। क्लियर। और इस एंगल का नाम कोई प्यार से इसे ग्रेजिंग एंगल भी कहते हैं, GRA। ग्रेज मतलब वो चढ़ने वाला, ZZING पता नहीं। और कोई इसे ग्लेसिंग एंगल भी कहते हैं। कोई बात है, नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैटर समझना। ये एंगल भी बराबर होगा, बिल्कुल होगा ही। सिमेट्री से भी आप कह सकते हैं। मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि अगर तुमसे कोई ये पूछे
कि ये एक सरफेस है, समझ गए, और लाइट इस पे इंसिडेंट हुई है 30 डिग्री से। आई बात समझ में? तो बताइए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा? कितना होगा? 60 होगा। बिल्कुल। कैसे पता चला? पहले नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। नॉर्मल कैसे होता है? सरफेस के परपेंडिकुलर होता है नॉर्मल। तो नॉर्मल कहाँ होगा? यहाँ होगा। भाई ये 60, ये 30, ये पूरा 90, तो ये 60 ना। एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो गया? 60। इसलिए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा? समझ पाए? वेरी गुड। एक सवाल और। जैसे मान लो दो प्लेन मिरर किसी एंगल पे इंक्लाइन है और वो एंगल आपका थीटा है, परंतु कंडीशन यहाँ पे ये है कि एक लाइट रे आई, ये मान लो पहली वाली मिरर और ये मान लो दूसरी वाली मिरर। तो पहली वाली मिरर पे इंसिडेंट हुई और दूसरे के पैरेलल, ये दूसरे के पैरेलल और पहली वाली पे इंसिडेंट हुई, और रिफ्लेक्ट होने के बाद कुछ इस तरह से रिफ्लेक्ट हुई कि जो सेकेंड वाली रिफ्लेक्टेड लाइट रे है वो पहली वाली लाइट रे के पैरेलल चली गई। नहीं समझे? फिर से सुनो। ये पहली वाली इंसिडेंट लाइट रे है जो कि सेकेंड वाले के पैरेलल इंसिडेंट हुई, और ये दूसरी वाली यानी कि फाइनल रिफ्लेक्टेड लाइट रे है जो इस तरह से वापस लौटी कि ये पहली वाली मिरर के पैरेलल चली गई। मतलब ये लाइट रे इस मिरर के पैरेलल है और ये लाइट रे इस मिरर के पैरेलल है। अगर ऐसा रिफ्लेक्शन होता है तो बताइए थीटा का वैल्यू क्या होगा? और इसका आंसर है सॉल्व करने के बाद पता चलेगा। करिए सॉल्व। ऐसे भी बोल सकते हो। हाँ बोलो बोलो। ऐसे भी बोलोगे सही है होगा। 60 डिग्री है ना? तुक्का भी मारोगे तो 60 आएगा, पता है, देखने से लग रहा है। देखो कैसे, सीधी सी बात है। आप ये बताइए इस एंगल का नाम क्या है? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होता है। आपको ये लाइन और ये लाइन पैरेलल दे रखा है, तो ये अगर थीटा होगा तो ये भी। अब बोलो ये इंसिडेंट लाइट रे, ये रिफ्लेक्टेड लाइट रे, ये ग्लेसिंग एंगल हुआ, ये एंगल इस एंगल के बराबर होता है, थीटा। उसके बाद अगर हम बात करें ये एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ये थीटा तो ये भी थीटा, और ये देखो इंसिडेंट लाइट रे, ये रिफ्लेक्टेड लाइट रे, बीच में नॉर्मल, मतलब ये एंगल इसके बराबर होगा। बताइए 1 2 3 थीटा बराबर 180, 3 थीटा इक्वल टू 180, तो थीटा बराबर 60 डिग्री। क्लियर? तब 2019 मेंस का पेपर था, है ना? पांडे जी में मिलेगा ये सवाल आपको, ऐसे कहीं भी मिल जाएगा। बहुत सुंदर। आइए, ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से रिलेटेड छोटी मोटी बातें हो गई। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑब्जेक्टिव आता है इस पे। देखो सवाल क्या, इफेक्ट ऑफ रोटेशन ऑफ मिरर ऑन रिफ्लेक्टेड लाइट रे। ये पॉइंट शायद नोट्स में आपको नहीं मिलेगा, इसलिए कहीं रफली लिख पाओ तो लिख लेना, क्योंकि इसके नोट्स में ये वाला पॉइंट्स नहीं था लिखा हुआ। अब ये क्या कह रहा है कि मिरर को अगर आप रोटेट करोगे तो रिफ्लेक्टेड रे के रोटेशन पे क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है, देखते हैं क्या मतलब है इसके रोटेशन का। आप हमें पहले ये बताइए, जैसे मान लीजिए ये मिरर है, ठीक, ध्यान से सिचुएशन को समझिएगा क्योंकि ये याद रखने वाली चीजें हैं, बार बार इसे कैलकुलेट हम लोग नहीं करेंगे। क्लियर? ये रहा आपका पहला वाला इंसिडेंट रे, ठीक है, ये पहला वाला इंसिडेंट रे तो एक ही होगा, ये इंसिडेंट रे है, और ये आपका
रिफ्लेक्टेड लाइट रे है पहला वाला, पहले वाली इंसिडेंट रे की। क्लियर? ये मान लो पहला वाला नॉर्मल है। अभी मान लो मिरर और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल थीटा है, मान लेते हैं या नहीं, चलो कोई रहने दो। अब क्या हुआ, अभी आपको पता है कि I इक्वल टू आर होता है, सिंपल सी बात है। वेरी गुड। अब क्या करते हैं इसमें, पहला केस, अगर इंसिडेंट रे को थीटा एंगल से चेंज कर दिया जाए, अगर आप इंसिडेंट एंगल को थीटा एंगल से चेंज करेंगे तो उतना ही चेंज रिफ्लेक्टेड लाइट रे में भी आएगा। मतलब ये कह रहा है कि इफ इंसिडेंट रे नहीं rotate at an angle theta, आई बात समझ में? then reflected light ray also rotates with angle theta in same sense, एक ही सेंस में। इसका मतलब समझिए, ये कहता है कि अगर सेम सेंस मतलब आप इसे थीटा इधर रोटेट करना चाहते, इधर रोटेट करना चाहते, तो आपकी इच्छा। मान लेते हैं हमने क्या किया, इंसिडेंट लाइट रे को समझना, थीटा एंगल से रोटेट कर दिया। किस डायरेक्शन में किया है जरा कोई बताएगा? एंटी क्लॉकवाइज। ये डायरेक्शन कौन सा है? एंटी क्लॉकवाइज में इंसिडेंट लाइट रे। अब ये बताइए ये एंगल कितना है? थीटा। तो बताइए नया एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना बन गया? आई प्लस थीटा। तो नया वाला एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी उतना ही बनना चाहिए। इस वजह से इसे दूर जाना पड़ेगा कि क्लोज जाना पड़ेगा? दूर जाना पड़ेगा। यानी कि नया वाला जो रिफ्लेक्टेड लाइट रे होगा वो इससे उतना ही एंगल होगा। मतलब ये एंगल कितना हो जाना चाहिए? नियम के हिसाब से थीटा प्लस आई के बराबर होना चाहिए, आई इक्वल टू आर के पॉइंट ऑफ व्यू से। समझ पाए? तो इस हिसाब से अगर आई बराबर आर है तो ये एंगल को तो थीटा ही होना पड़ेगा ना मजबूरी में। ओहो, अपोजिट सेंस नहीं, अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट सेंस। तब सेंस कैसा होगा? इन अपोजिट। देखो क्योंकि इसमें इंसिडेंट लाइट रे किधर रोटेट करी है? एंटी क्लॉकवाइज। तो रिफ्लेक्टेड लाइट रे किस डायरेक्शन में रोटेट करा है? रिफ्लेक्टेड लाइट रे किस डायरेक्शन में रोटेट करी है? क्लॉकवाइज में ना, अपोजिट सेंस में। रोटेट कितना करी है? थीटा। आई बात समझ में? आप चाहो तो इसे ड्रॉ कर सकते हो, जल्दी करो, ड्रॉ कर लिए। अब यहीं पे अगर तुमसे ये कहा जाता, सुनो, अगर आपसे ये कहा जाता कि अगर आप इंसिडेंट लाइट रे को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं। यहां से आप मान लो थीटा आपने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में किया है, तो बताइए ये एंगल ऑफ इंसिडेंस छोटा हो गया ना, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को भी छोटा होना पड़ेगा। मतलब इसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उतना ही रोटेट होना पड़ेगा इन अपोजिट सेंस। तो सेंस अपोजिट बरकरार रहेगा लेकिन अमाउंट ऑफ रोटेशन कांस्टेंट होगा। आई बात समझ में? अगर इंसिडेंट लाइट रे को आप छेड़ोगे तो रिफ्लेक्टेड लाइट रे उतना ही छड़ाएगा अपोजिट इन डायरेक्शन में। अमाउंट ऑफ रोटेशन कांस्टेंट होगा परंतु डायरेक्शन सेंस जो होगा वो अपोजिट हो जाएगा। क्लियर? ये तो हुई आसान बात। अगला पॉइंट, इसको इसी तरह से ड्रॉ कर लीजिएगा। आई बात समझ में? बाद में भी कर लेना, समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लिखा हुआ आपको नोट्स में मिलेगा, कॉपी में मिल जाएगा, समझिए, समझने पे ज्यादा जोर है। आई बात समझ में? अब यहाँ पे दूसरा जो मेन केस बनता है जिसपे ज्यादा सवाल आते हैं कि अगर आप मिरर को थीटा एंगल पे रोटेट करोगे तो कहानी क्या होगी? नहीं, क्योंकि हमें इफेक्ट ऑफ रोटेशन मिरर का देखना है। क्लियर? आइए मिरर को हम लोग थीटा एंगल से रोटेट करें। समझ पा रहे हैं हम?
अगर आप मिरर को, जैसे मान लीजिए ये पहला वाला सिचुएशन था, इंसिडेंट लाइट रे और ये रिफ्लेक्टेड लाइट रे, ये रहा आपका नॉर्मल इंसिडेंट लाइट रे, और ये पहला नंबर का रिफ्लेक्टेड लाइट रे हुआ, समझिएगा। इंसिडेंट लाइट रे फिक्स रहेगी, ये नॉर्मल आपका फर्स्ट रहा। अब क्या होगा, अगर आप मिरर को देखो, सेंस ऑफ डायरेक्शन जरा ध्यान से देखना कि मिरर को अगर आप थीटा से रोटेट करोगे तो रिफ्लेक्टेड रे का डायरेक्शन किधर और कितने से उसमें रोटेशन आएगी, ये चेक करना है हमें। आइए मिरर को हम लोग थोड़ा टिल्ट कर दें, इसे रोटेट कर दें, रोटर आप ऐसे जैसा रोटेशन चाहे वैसा कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, मिरर को ना, ध्यान दो, हमने क्या किया, मिरर को थीटा एंगल से रोटेट कर दिया। रोटेशन का सेंस बताना जरा, रोटेशन का सेंस क्या है, क्लॉकवाइज है। वेरी गुड। अब बताइए क्या नॉर्मल बदलेगा? यस बदलेगा। नॉर्मल तो सरफेस के परपेंडिकुलर होती है, इंसिडेंट रे को हमने नहीं छेड़ा है, ये तो इसीलिए इसी डायरेक्शन में फॉल करेगी। आपका बदल क्या जाएगा, नॉर्मल। नॉर्मल क्या होता है, ये वाला नया नॉर्मल होगा आपका, ठीक है, आपको नया वाला नॉर्मल, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस नॉर्मल। तो आप हमें ये बताइए, अगर ये थीटा है तो ये नॉर्मल कितना शिफ्ट करा होगा, थीटा ही शिफ्ट करा होगा। पहले एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना था, पहले एंगल ऑफ इंसिडेंस आई था। अब आप बताइए नया वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ के कितना हो गया, आई प्लस थीटा हो गया। तो नया वाला जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा वो भी तो चेंज होना चाहिए, कितना, उतना से ही, यानी कि नॉर्मल से रिफ्लेक्टेड लाइट रे जो होगी वो कितनी होनी चाहिए, मतलब ये एंगल कितना होना चाहिए, आई प्लस थीटा के बराबर होना चाहिए। यानी ये सेकेंड वाला रिफ्लेक्टेड लाइट रे हुआ, पकड़ पा रहे बात को। अब आपसे ये पूछा जाएगा कि रिफ्लेक्टेड लाइट रे कितना शिफ्ट किया, मतलब आपसे ये पूछा जा रहा है कि रिफ्लेक्टेड लाइट रे किस डायरेक्शन में और कितना चेंज हुआ, मतलब ये एंगल आपको पूछा जा रहा है। तो कोई बताएगा ये एंगल कितना होगा, थीटा ना, थीटा नहीं होगा। आओ चेक करें, सीधी सी बात है कि टू थीटा होगा। कैसे देखो, देखिए रहा है, ये आई था तो ये क्या था, आर था ना, ये पूरा एंगल आर था। अब बताइए, अब ये थीटा रह गया तो ये अकेला बेचारा कितना रह गया, ये वाला एंगल, ये थीटा हुआ, ये पूरा कितना था आर, तो ये थीटा शिफ्ट हुआ तो ये कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल आर माइनस थीटा, क्लियर, मतलब आई माइनस थीटा, ये वाला। अब बताइए ये पूरा एंगल जो है वो कितना है, नहीं पता, इतना प्लस इतना, ओ हो, समझो, ये पूरा एंगल अभी अभी आपने निकाला है ना, कितना, ये पूरा एंगल कितना है सर, ये पूरा एंगल है आई प्लस थीटा, ये कंप्लीट एंगल कितना है, आई प्लस थीटा, जिसमें से ये वाला एंगल भी इन्वॉल्व है ना। अगर इस वाले एंगल को माइनस कर दें तो क्या ये बचा हुआ एंगल आएगा, माइनस करिए किसको, आर माइनस थीटा को। अब बताइए आई प्लस थीटा माइनस आर प्लस थीटा, आई इक्वल टू आर होता है, तो बताइए टू थीटा से ये रोटेट नहीं करेगा, कितना एंगल से रोटेट करेगा, टू थीटा से। किस सेंस में, पहला से दूसरा क्या होगा, सेम सेंस में, भाई क्लॉकवाइज था, क्लॉकवाइज था और क्लॉकवाइज। आइए इसे नोट करवा दे। सवाल यह है कि अगर इफ मिरर rotates with angle theta, then reflected ray rotates with angle 2 theta in same sense में, समझ पाए, सेम सेंस में। ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको रोटेशन पे पूछा जाता है। अगर इंसिडेंट लाइट रे थीटा से रोटेट करेगी तो रिफ्लेक्टेड लाइट रे भी थीटा से रोटेट करेगी, लेकिन अपोजिट सेंस में। लेकिन अगर मिरर थीटा से रोटेट कर जाएगा, मिरर थीटा से रोटेट करेगा तो रिफ्लेक्टेड लाइट रे टू थीटा से रोटेट करेगी, सेम सेंस में। बात खत्म, समझ पाए। तो आज इतना ही रहने देते हैं, थोड़ा सा लेट भी हो गया था शुरू में। कल हम लोग टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। कल हम लोग प्लेन मिरर वाली पूरी कहानी को कंप्लीट करेंगे, उसमें जो नए नए सवाल पूछे जाते हैं वो भी आपसे करवाया जाएगा, ठीक है।
आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर हम लोग कल। धन्यवाद।